प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहआचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम नया चैप्टर लेंगे, मुद्रा परिमाण सिद्धांत की फिशर तथा कैम्ब्रिज व्याख्या। तो इस संबंध में प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि मुद्रा सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु यह है कि मुद्रा का मूल्य स्वाभाविक रूप से अस्थिर रहता है। तो प्रश्न यह है कि मुद्रा का मूल्य कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मुद्रा मूल्य का अर्थ। अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा मूल्य को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। एक है ब्याज दर से, दूसरा विनिमय दर से और तीसरा है क्रय शक्ति से। लेकिन यहाँ हम मुद्रा की क्रय शक्ति से मुद्रा के मूल्य का अर्थ लेंगे। तो मुद्रा के मूल्य का अर्थ मुद्रा की क्रय शक्ति से है। मुद्रा का मूल्य वस्तुओं व सेवाओं की वह मात्रा है जो मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होती है। इस संबंध में रॉबर्टसन ने भी कहा है कि एक मौद्रिक इकाई के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो सामूहिक मात्रा प्राप्त हो सकती है उसे मुद्रा मूल्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि मुद्रा की एक इकाई से हम जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं इसे हम मुद्रा का मूल्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुद्रा मूल्य का आशय मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से है कि मुद्रा की एक इकाई से कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। अब हम लेंगे मुद्रा मूल्य के प्रति दृष्टिकोण। तो मुद्रा मूल्य के संबंध में 2 दृष्टिकोण है। एक है निरपेक्ष दृष्टिकोण और दूसरा है सापेक्षिक दृष्टिकोण। तो पहला है निरपेक्ष दृष्टिकोण। इस संबंध में प्रोफेसर B.M. एंडरसन मुद्रा के निरपेक्ष मूल्य का समर्थन करते हुए मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थात मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को वे निरपेक्ष मूल्य के रूप में लेते हैं। जबकि प्रोफेसर किनले ने कहा है कि मुद्रा का मूल्य सीमांत विनिमय में प्रदान की गई सेवाओं का पंजीकृत मूल्य होता है। और जो दूसरा दृष्टिकोण है यह है सापेक्षिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है और ये मूल्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है उन वस्तुओं की खरीद से संबंधित मुद्रा मूल्य जिनके भाव बाजार में उद्धृत किए जाते हैं, अर्थात मुद्रा का थोक मूल्य। थोक मूल्य का मतलब ये है कि इकट्ठा कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं और उस समय जो मूल्य लगाया जाता है उसे हम थोक मूल्य कहते हैं। तो उन वस्तुओं की खरीद से संबंधित मुद्रा मूल्य जिनके भाव बाजार में उद्धृत या कोट किए जाते हैं जिसे हम मुद्रा का थोक मूल्य कहते हैं। सेकंड है मुद्रा का फुटकर मूल्य। उन वस्तुओं से संबंधित मुद्रा का मूल्य जिनका उपभोग एक सामान्य परिवार द्वारा होता है, अर्थात जो हम छोटी छोटी इकाइयों में वस्तुएं खरीदते हैं और उनके लिए जो कीमत लगाई जाती है उसे हम मुद्रा का फुटकर मूल्य कहते हैं। और तीसरा है मुद्रा का श्रम मूल्य, अर्थात एक श्रमिक को दिए द्रव्य का मूल्य। तो एक श्रमिक को हम जो मुद्रा देते हैं ये मुद्रा का श्रम मूल्य कहलाता है। तो मुद्रा का मूल्य सापेक्षिक अर्थ में ही महत्वपूर्ण है, निरपेक्ष दृष्टिकोण इतना उचित नहीं माना जाता। इसके बाद हम लेंगे मुद्रा का चलन वेग या चलन गति, वेलोसिटी और सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम लेंगे मुद्रा चलन वेग का अर्थ कि मुद्रा का चलन वेग किसे कहते हैं। आप एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। जैसे एक 10 रुपये का नोट है, या A से B, B से C, C से D और D से E, अर्थात 4 सौदे इसने निपटाए हैं। तो 10 रुपये के एक नोट ने 4 विनिमय के सौदे किए हैं, अर्थात 40 रुपये के बराबर इसने काम किया है। तो ये 4 हाथ में गया है तो मुद्रा का चलन वेग हो जाएगा यहाँ पर 4। और मुद्रा की मात्रा है यहाँ पर 10 रुपये और 10 को 4 से गुना करते हैं तो 40 रुपये मुद्रा की कुल पूर्ति का द्योतक होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी दिए हुए समय में मुद्रा की कोई इकाई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में आती है, अर्थात जितनी बार वह
विनिमय का कार्य करे उसके औसत हस्तांतरण को मुद्रा की चलन गति कहते हैं। अर्थात जितनी बार मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में आती है, जितनी बार वह विनिमय का कार्य करती है, उसके औसत हस्तांतरण को हम मुद्रा की चलन गति या मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। तो मुद्रा की मात्रा है m है मनी, और मुद्रा की चलन गति v अर्थात वेलोसिटी। इन दोनों का गुणनफल यदि हम करते हैं तो मुद्रा की कुल प्रभावी पूर्ति प्राप्त की जा सकती है, और इसका समीकरण है मुद्रा की पूर्ति ms अर्थात मनी सप्लाई बराबर है m इंटू वी। m है मनी अर्थात मुद्रा की मात्रा, और v है मुद्रा का चलन वेग। तो m इंटू वी मुद्रा की कुल पूर्ति या मनी सप्लाई को बताता है। अब हम ये देखेंगे कि मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पहला है मुद्रा की मात्रा। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम है, जितने व्यापारिक सौदे हैं उनकी तुलना में मुद्रा की मात्रा कम है, तो उसी मुद्रा का बार बार उपयोग किया जाएगा और मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। इसके बाद दूसरा है नकद क्रय विक्रय की आदत। अगर क्रय विक्रय के लिए नकद भुगतान किया जाता है, नकद अधिक दिया जाता है, तो बार बार मुद्रा दी और ली जाएगी, और ऐसी स्थिति में मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। और इसके विपरीत यदि उधार लिया दिया जाता है, वस्तुएं उधार पर खरीदी जाती हैं, तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। इसके बाद तीसरा है बचत की प्रवृत्ति। अगर लोगों में बचत की प्रवृत्ति अधिक है, बचत अधिक की जाती है, व्यय कम किया जाता है, तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। और इसके विपरीत यदि बचत कम की जाती है, व्यय अधिक किया जाता है, तो बचत कम है तो मुद्रा का चलन वेग अधिक हो जाएगा। दोनों में विपरीत संबंध है। इसके बाद चौथा है उधार की अवधि। अगर जो उधार लिया जाता है उसका समय अल्पकाल है, तो उस उधार का जल्दी जल्दी भुगतान करना होगा और उस मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। इसके विपरीत यदि उधार की अवधि दीर्घकाल है, लंबे समय के बाद भुगतान करना है, तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। इसके बाद पांचवा है द्रव्य की तरलता पसंदगी। अर्थात मुद्रा को नकद या तरल रूप में रखने की जो पसंदगी है वह कैसी है। अगर व्यक्ति मुद्रा को अपने पास नकद या तरल रूप में रखना अधिक पसंद करते हैं, नकद अधिक रखेंगे, तो मुद्रा का चलन वेग कम हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने पास नकद रख रहा है, वह व्यय नहीं कर रहा है। और उल्टी स्थिति है, अर्थात द्रव्य की तरलता पसंदगी कम है, तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। इसके बाद छठा है मूल्य के भावी अनुमान। यदि व्यक्ति को ये लगे कि भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना है, तो भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना है तो वह वर्तमान में खरीद शुरू कर देगा, और इसलिए मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। और इसके विपरीत यदि उसे लगे कि भविष्य में कीमतें कम हो सकती है, तो वह वर्तमान में कम खरीदेगा और मुद्रा का चलन वेग कम होगा। इसके बाद सातवां है आर्थिक विकास का स्तर। यदि आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा है, देश विकसित है, तो व्यापार उन्नत होगा और मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। और इसके विपरीत यदि देश आर्थिक विकास से पिछड़ा हुआ है, व्यापार अवनत है, उसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ व्यापार का, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का चलन वेग कम होगा। इसके बाद आठवां है यातायात एवं संचार साधनों की दशा। यदि किसी देश में यातायात और संचार के साधन पर्याप्त मात्रा में है, विकसित है, तो वहाँ व्यापार भी अधिक होगा, क्योंकि जो व्यापार की स्थिति है यह यातायात के साधनों और संचार के साधनों पर निर्भर करती है। तो यातायात और संचार अधिक होने पर व्यापार ऊंचा अधिक होगा और मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। और इसके विपरीत यदि यातायात के साधन पिछड़े हैं, संचार के साधन पर्याप्त नहीं है, तो व्यापार कम होगा और मुद्रा का चलन वेग भी कम होगा। इसके बाद नवा है मजदूरी भुगतान का ढंग और अवधि। मजदूरी का भुगतान अगर नकद में किया जाता है, जल्दी जल्दी किया जाता है, तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। इसके विपरीत यदि मजदूरी का भुगतान नकद न देकर के वस्तु में दिया जाता है या लंबे समय के बाद दिया जाता है, तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। इसके बाद 10वां है जनसंख्या का घनत्व। यदि किसी देश में जनसंख्या का घनत्व ऊंचा है तो लेन देन अधिक होगा, मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में अधिक जाएगी और मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा।
इसके विपरीत यदि जनसंख्या का घनत्व कम है तो लेन देन कम होगा और मुद्रा का चलन वेग भी कम हो जाएगा। इसके बाद 11वां है उधार की सुविधा। अगर व्यक्तियों को उधार की सुविधा अधिक मिल रही है तो उधार से ही काम चलाएगा और मुद्रा का चलन वेग कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि उधार की सुविधा कम है, व्यक्ति उधार नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में उसे नकद भुगतान करना पड़ेगा और मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। और अंतिम है राजनीतिक शांति व सुरक्षा। अगर देश में शांति है, सुरक्षा का वातावरण है, तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। इसके विपरीत यदि अशांति है, युद्ध का वातावरण है, असुरक्षा है, तो मुद्रा का चलन वेग अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये तत्व हैं जो मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको मुद्रा के मूल्य और मुद्रा के चलन वेग के बारे में जानकारी दी। इसके बाद अगली कक्षा में आपको मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रतिष्ठित व्याख्या के बारे में जानकारी दूंगी।